और ये हरीश रावत अच्छी तरह जानते हैं। और जब उन्होंने ये देखा, उनके गुट ने देखा कि अब आला कमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तब उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे। चाहे उसके लिए सौदेबाजी हुई कि उनके एक रिश्तेदार को उठा करके राज्यसभा में भेज दिया गया, और ये भी उनको आश्वासन दिया गया कि भाई उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। अब वो बनते हैं कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो राजनीतिक परिस्थिति है देश में इस समय, उसको देखते हुए कि लोकसभा चुनाव अगर बहुत दूर नहीं होता है, जल्दी लोकसभा का चुनाव होता है, तो हरीश रावत के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और विजय बहुगुणा इन सब बातों को जानते हैं। इसलिए उन्होंने सितारगंज कॉन्स्टिट्यूंसी जो छांटी है, उसको एक उसका जो करैक्टर है, एक कॉस्मोपॉलिटन करैक्टर है। वहाँ जो भोटिया, जौनसारी और बुक्सा, थारू, राजी जो कम्युनिटी हैं, वो ट्रेडिशनली जो है वो बहुत ज़्यादा दाव पेच वाली पार्टी लोग नहीं हैं। और जो बंगाली वहाँ फैक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने बंगालियों को पट्टे देने का फैसला कराया, और वो बहुत एक दूरगामी फैसला था और अच्छा फैसला था, उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है, आश्वासनों की झड़ी लगा दी है, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे क्षेत्र में जो विरोधी लोग थे उनको कब्जे में किया, जो नारायण पाल वहाँ के जो एमएलए थे उसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, उनका एक अच्छा असर वहाँ माना जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो घेराबंदी की है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, उससे उनकी स्थिति वहाँ मजबूत है। ये बहुगुणा जी का मजबूत होना हरीश रावत के लिए खतरे की घंटी है, ये वो समझते हैं। और ये बात बिल्कुल निश्चित है कि जो विजय बहुगुणा की जो राजनीति करने का स्टाइल है वो अपने पिता से मेल खाता है। तो विजय, और इसको देखते हुए वो अपने लिए एक लंबी लकीर खींचना चाहते हैं ताकि भविष्य में उनके सामने किसी तरह का कोई अड़चन राजनीतिक रूप से न आने पाए। और उनको अब इन सब में मिलाकर के हरीश रावत के अलावा कोई अपना प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इस तरह की एक खेमेबाजी और इस तरह की वो जो गोट बिछा रहे हैं, उसको देखते हुए हरीश रावत का चिंतित होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और हरीश रावत ने एक चिट्ठी यशपाल आर्या को लिखी थी, प्रदेश अध्यक्ष को, और साफ तौर पर कहा था कि वो प्रचार के लिए जाना चाहते हैं और जब अनुमति हो तो प्रचार के लिए वो जाना चाहेंगे। तो इस पर विजय बहुगुणा से सवाल पूछा गया, और साथ ही हाल ही में जो हरक सिंह रावत और कोश्यारी की मुलाकात हुई है, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर विजय बहुगुणा से सवाल पूछा गया। वो दिल्ली में थे आज, और क्या कुछ जवाब दिया उन्होंने हमारे दिल्ली संवाददाता को, आपको सुनवाते हैं। मेरी उनसे स्वयं बात हो चुकी है, और पहली, दूसरी, 2 तारीख को तो हरक सिंह रावत आ रहे हैं, 2 तारीख को वहाँ प्रदीप टमटा आ रहे हैं, और 5 तारीख को या 3 तारीख को हरीश रावत जी आ रहे हैं। मैंने पिच तैयार कर दिया है, अब मेरे खिलाड़ी आके वो चौका छक्का मारेंगे। राजनीति में एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से क्या चाय पीना, खाना पीना, ये स्वस्थ बात है। और हमारी उत्तराखंड की जो राजनीति है वो दूसरे प्रदेशों जैसी नहीं है। मैं स्वयं इनसे मिलता रहता हूँ, तरुण विजय से मिलता हूँ। इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा इसमें डोंट रीड मोर इन बिटवीन। और हरीश रावत जी, हरक सिंह जी, बहुगुणा, हो सकता है कोश्यारी पटारों की तरह जाओ। तो आशुतोष जी, क्या सचमुच दिल से बोल रहे हैं विजय बहुगुणा? देखिए, विजय बहुगुणा राजनीति के अच्छे मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहते जिसकी वजह से उनको लगे कि पार्टी के अंदर उनकी खिलाफत है या उनके खिलाफ बगावत का माहौल तैयार हो रहा है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब उनकी ताजपोशी हुई थी तो उस समय किस माहौल में ताजपोशी हुई थी। जब उनका नाम का डिक्लेरेशन हुआ और जब उनसे मिलने हरीश रावत किया गए, तो हरीश रावत का बयान एक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ उसको दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं तो एक हारा हुआ सिपाही हूँ। तो ये जो बात थी, ये जो उनका प्रतिक्रिया थी, वो सारी बातें बयान करती है। और ये एक मौका था, हरीश रावत का जो गुट है, उनके जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, इस बात को कह रहे हैं दबे स्वर में कि भाई अगर ये बाई इलेक्शन में बहुगुणा जी जीत जाते हैं तो शायद हमारे लिए आगे के रास्ते बंद हो सकते हैं। तो ये बात जरूर समझनी पड़ेगी, चाहे वो इस समय ये कहें कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा ना समझा जाए, लेकिन राजनीति में थोड़े से भी बहुत कुछ कहा जाता है, राजनीति संकेतों में होती है, और ये सब लोग हम लोग जानते हैं। तो वहाँ की जो स्थिति है वो उसको आप जो दिख रहा है वो है नहीं, अंदर सुगबुगाहट है। और इस बात को सब लोग जानते हैं जो उत्तराखंड की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। जी अरविंद जी, अभी तक का जो चुनाव प्रचार हुआ है, विजय बहुगुणा ने कांग्रेसी नेताओं को उससे दूर रखा है। अभी तक चुनाव प्रचार में वोट मांगते हुए उनके अपने ही जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो उनकी बेटी हो, बेटे हो, वही सब लोग नजर आते हैं। कांग्रेसी नेताओं को अभी तक उन्होंने यहाँ पर सामने नहीं आने दिया। क्या वजह समझ में आती है? क्या वाकई यहाँ पर कोई चांस विजय बहुगुणा जाहिर सी बातें नहीं लेना चाहते, और किस प्रकार की यहाँ पर इनसिक्योरिटी या फिर बातें उनके अंदर चल रही होंगी जो उन्होंने अभी तक इस प्रकार दूर रखा है तमाम नेताओं को? देखिए, खाली चुनाव प्रचार का मामला नहीं है, शासन के मामले में भी यही कहा जा रहा है कि परिवार के लोग ही उनके इर्द गिर्द सबसे मजबूती से हैं। जी।
चुनाव में भी उनको आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है वो निश्चित रूप से काफ़ी भरोसे वाली दिखाई दे रही है, और उनको मालूम होगा, हमको जब यहाँ से बैठे काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो जो मैदान में है उसको काफ़ी चीज़ें मालूम होंगी। तो जिस भरोसे से वो बात कर रहे थे वो कॉन्फिडेंस अपने आप में काफ़ी है, और निश्चित रूप से अगर वो चुनाव जीतते हैं ये, तो इसके बाद उनकी ताकत काफ़ी बढ़ेगी, ये सब जानते हैं। और अगर हम दोनों क्लिप को ही साथ देखें, हरीश रावत वाली और उनकी, तो एक की खींच और दूसरे का कॉन्फिडेंस बहुत साफ दिखाई देगा। और ये स्थिति बहुत नॉर्मल नहीं बता रही है। ऐसे में हरीश रावत कोश्यारी को पटाने की कोशिश कर रहे होंगे जो वो कह रहे थे, ये लगभग असंभव बात है। उन लोगों में कोई ऐसी यारी भी पहले से नहीं रही है कि बड़े पारिवारिक रिश्ते हों या व्यक्तिगत कोई मेल हो। तो मिलना जुलना ठीक है अपनी जगह, लेकिन मिलने जुलने के पीछे पॉलिटिक्स की गुंजाइश काफ़ी दिखाई दे रही है जो स्थितियां हैं उससे। और उसमें मुझे लगता है कि बहुगुणा की तेज रफ्तार जो है जी, उससे बाकी सब लोग आतंकित हैं, और ये उनके खिलाफ शायद एकजुट होने का एक कारण बन सकता है। जिस तेजी से विजय बहुगुणा आगे बढ़े हैं वो रफ्तार काफ़ी तेज है, तो इसलिए वो सारे प्रतिपक्ष वाले भी और पार्टी के अंदर वाले भी अगर उनसे आतंकित हो रहे हैं तो उस डर से वो एकजुट हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी दिखाई देती है। आशुतोष जी, संक्षेप से आप मैं जानना चाहूँगी जाने से पहले कि क्या वाकई प्रदेश में यहाँ पर तीसरे मोर्चे की तैयारी होती दिख रही है क्या? देख लिए, तीसरे मोर्चे की मुझे अभी कोई संभावना नज़र नहीं आती है, क्योंकि बीजेपी की वहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी सुनने में तो ये भी आ रहा है कि 2-3 और एमएलए जो है वो विजय बहुगुणा के संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में है, वो भी शायद पाला बदल सकते हैं। तो इसको देखते हुए लगता नहीं है कि वहाँ तीसरा मोर्चा, और बीएसपी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने बहुगुणा जी के खिलाफ भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, तो उसको देखते हुए कोई बहुत ज़्यादा तीसरे मोर्चे की स्थिति नहीं है। सबसे ज़्यादा सुखबुगाहट अगर कहीं है तो वो विरोधी पक्ष में ही है और कांग्रेस पार्टी में है। तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि असली खेल इस चुनाव के बाद शुरू होने वाला है कि सरकार किस तरीके से सरकार चलाते हैं। हालांकि उन्होंने 3-4 मंत्री अपने हरीश रावत जी ने बनवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी बताया जाता है कि वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि आगे का उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस आला कमान उनसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो वहां पर स्थितियां पैदा हुई हैं और हाल ही के दिनों में जो गुपचुप मुलाकातें हुई हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं, ये तो बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। और अब देखना ये होगा कि कैसे विजय बहुगुणा इन तमाम मुश्किलों से पार पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद मोहन जी, आशुतोष उप्रेती जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। इसी के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए महुआ न्यूज लाइन।